everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को याद करने के पहले या सिर्फ समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये है कि बेसिकली हम इस सीरीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जहाँ पे पीआरआई क्या होते हैं, किस तरीके से इनका हमारे संविधान में इंट्रोडक्शन किया गया, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देन एक सेपरेट क्लास हम इस चीज़ की रखेंगे जहाँ पर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पीआरआई के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा लर्न करेंगे। क्योंकि जब हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेशली स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी, उसमें पीआरआई के जो आर्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पीआरआई के कॉन्सेप्ट्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इनके आर्टिकल्स को लर्न करना। तो हम इस सीरीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले में हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे पीआरआई वर्क करती है, किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, क्या पावर्स होते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा पीआरआई को हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया। देन अपनी दूसरी क्लास में नेक्स्ट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप पीआरआई के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक फ़नी और इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा लर्न कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। I sincerely apologize for the disturbance. Let's start the class with the discussion of PRI. देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दैट द पंचायती राज सिस्टम इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन रूरल इंडिया। इट एम्ड एट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। बेसिकली आपने सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन देखा, देन जिसके कारण सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नेंस काफ़ी बेहतर हमें होती हुई नज़र आई। सेंट्रल पे सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य कर रही थी, स्टेट के लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ जगह थी, कुछ ऐसे छोटे गांव थे, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कार्य हैं, जो फंक्शंस है वो नहीं पहुँच पाते, जहाँ तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसीलिए इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के गवर्नेंस के लिए, इन ग्रामीण क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों को भी हम विकास की तरफ ले जा सकें तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नीतियां हैं, जो भी नए नियम हैं या फिर जो भी नई पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके, इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती सिस्टम का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया था। अगर मैं बात करूँ कि पंचायती राज सिस्टम जो था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे, क्या शुरुआत से ही हमारे संविधान में थे, तो इसका जवाब होगा नहीं। जब हमारा संविधान इनेक्ट हुआ, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, उस समय पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कोई भी नामो निशान हमें अपने संविधान में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि है 1992 में 73rd CAA के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो इंट्रोडक्शन था वो किया गया था। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इनके रेलेवेंट आर्टिकल्स एंड रेलेवेंट प्रोविजंस के बारे में। भाई ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो पीआरआई से हमें कनेक्ट करते हैं, पीआरआई के बारे में हमें बताते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा आर्टिकल 40 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 40। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें एक प्रोविज़न देखने को मिलता है, एक क्लॉज देखने को मिलता है। वो ये बोलता है दैट द स्टेट हैज़ टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम पावर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पे कहा गया था कि जो हमारी राज्य सरकार है उसे ग्रामीण क्षेत्रों पे एक पंचायत का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, एक पंचायत को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उस पंचायत को आप इतनी पावर्स देंगे, इतनी शक्तियाँ प्रदान करेंगे कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो गवर्नेंस है, जो भी मैटर्स हैं, जो भी कार्य की चीज़ें होती हैं, फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क होते हैं, उन्हें ये जो पंचायत है, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो सबसे पहला आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 40 जो कि पंचायत से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हमें बताता है।
देन जो मेजर आर्टिकल्स होते हैं पंचायत के वो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 240 तक हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किए गए थे, और ये सारे ही आर्टिकल्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि PRI के अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग पावर्स, अलग अलग ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करना चाहूँगी कि भाई जो हमारा PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें 3 टायर देखने को मिलता है। 3 टायर मतलब सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत जो कि ग्रामीण क्षेत्र पे होगा यानी कि विलेज लेवल पे होगा। दूसरा होगा पंचायत समिति जो कि हमें ब्लॉक लेवल पे देखने को मिलेगा। तीसरा होगा जिला परिषद जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलेगा। ये 3 तरीके के लेवल्स, 3 तरीके का टियर हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलता है। सबसे छोटा होगा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगा। देन इसके बाद पंचायत समिति सेकेंड नंबर पे जो कि ब्लॉक लेवल पे होने वाला है। उसके बाद जिला परिषद जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगा। ये 3 टियर का सिस्टम हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलता है। अब मैं बात करना चाहूँगी उनकी प्रोविजंस के बारे में, उन आर्टिकल्स के बारे में जो कि हमें PRI का ज्ञान देते हैं, PRI के बारे में हमें चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी आर्टिकल नंबर 243A के बारे में। आर्टिकल 243A हमें बताता है ग्राम सभा के बारे में कि भाई एक असेंबली होने वाली है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होने वाला है जो कि किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्राम सभा का। अब ग्राम सभा क्या होती है चलिए समझते हैं। असेंबली ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन अ विलेज टू डिस्कस लोकल गवर्नेंस। एक विलेज में, एक गांव में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, मतलब जितने भी लोग वोटिंग करने वाले हैं, वो सभी किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ग्राम सभा का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिकली किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी गांव के इलाके में ऐसे सारे लोग, वो सभी लोग जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब अबव 18 हैं, वो सभी किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्राम सभा का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सभी लोग क्या करते हैं, लोकल गवर्नेंस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो रहने वाले हैं, पंचायत होने वाली है, उस चीज़ में किस तरीके से कार्य होंगे, वोटिंग जो होगी उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली एक गांव में, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो सभी लोग जो कि 18 साल से ऊपर हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। देन आर्टिकल 243B हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पे हमसे कहा गया आर्टिकल 243B में कि हम पंचायत का फॉर्मेशन करने वाले हैं। पंचायत का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कहाँ पे, ग्रामीण लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन तीनों ही लेवल पे हमें पंचायत जो है, PRI जो है, उनका ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। देन आर्टिकल 243C हमें बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243C हमें बताता है कि हम पंचायत का कंपोजिशन कैसा रखने वाले हैं, भाई किस तरीके के मेंबर्स होंगे, और यदि वो मेंबर्स होंगे तो उनका इलेक्शन होगा या वो नॉमिनेटेड होंगे। बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन होता है। हमारे पंचायत के जितने भी मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो सभी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उन सभी को वोटिंग के द्वारा चुना जाता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा। देन आर्टिकल 243D की यदि मैं बात करूं, आर्टिकल 243D हमें रिजर्वेशन के बारे में बताता है। बेसिकली आर्टिकल 243D में हमें रिजर्वेशन की बात देखने को मिलती है, आरक्षण की बात देखने को मिलती है। किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST एंड वुमेन इन पंचायत, मतलब SC, ST और औरतों के लिए हमें यहाँ पे पंचायत में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 243D हमें इस बात का ज्ञान प्रदान करता है कि हमारे PRI में हमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, आरक्षण देखने को मिलेगा। किसके लिए, SC के लिए, ST के लिए एंड वुमेन के लिए। देन आर्टिकल 243E हमें क्या बताता है, आर्टिकल 243E हमें बताता है कि भाई हमारी जो पंचायत का फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसका टाइम पीरियड यानी कि टर्म कितना रहेगा। यदि एक बार कोई पंचायत इलेक्शन जीत जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं, पंचायत का फॉर्मेशन हो जाता है, देन उसका जो कार्यकाल रहेगा, जो समय रहेगा कि आप इतने कार्यकाल में काम करेंगे, उसके बाद हम फिर से दोबारा इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे और फिर से दोबारा नई पंचायत का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो कार्यकाल होता है 5 सालों का। यदि एक बार किसी गांव में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत का इलेक्शन हो जाता है, पंचायत का फॉर्मेशन हो जाता है, देन उस पंचायत का जो कार्यकाल होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वर्किंग जो टाइम होगा, वो होगा 5 ईयर्स यानी कि 5 सालों का। देन
आर्टिकल 243F हमें बताता है कि यदि आपको पंचायत के मेंबर बनना है, पंचायत का एक बोलना चाहिए रिस्पेक्टेड मेंबर बनना है, पंचायत में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं जिसे आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा यदि आप एक पंचायत के मेंबर बनना चाहते हैं। तो देन आर्टिकल नंबर 243G के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। आर्टिकल 243G हमें बताता है कि किस तरीके की पावर्स, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली हैं पंचायत के बारे में, ताकि वो एक प्रिपेयर कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके प्लान्स को गवर्नमेंट के फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी जो ग्राम पंचायत होगी, स्पेशली अगर पंचायती इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँ, तो उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या अथॉरिटीज़ होंगी, जिन अथॉरिटीज़, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट प्लान्स, पॉलिसीज़, नियम, नीतियाँ लागू करवाना चाहती हैं, उन्हें अपने ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए वो बेहतर तरीके से पूरे गांव में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करा सके। बेसिकली आर्टिकल 243G पंचायत को एक स्पेशल पावर, अथॉरिटी देता है और कुछ जिम्मेदारियां प्रदान करता है कि भाई यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी योजना, किसी नई नीति का एक इंट्रोडक्शन कराती है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अथॉरिटी है कि आप उस नई नीति, उस नए नियम को या फिर उस नई पॉलिसी को अपने ग्रामीण क्षेत्र में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं और उसका जो भी फ़ायदा है, जो प्रॉफिट है, वो गांव के सभी लोगों को सही तरीके से प्रदान हो और आपके ग्रामीण क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस, मतलब कि सोसाइटी के सभी लोगों को, आपके ग्राम के सभी लोगों को एक बराबर इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। तो आर्टिकल 243G बेसिकली पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम सभी को बताता है। देन मैं बात करना चाहूँगी नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 243H। आर्टिकल 243H जो है वो हमें बताता है कि जो प्रोविजंस रहने वाले हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पंचायत के लिए, उनके बारे में बताता है। बेसिकली जो पंचायत है वो कार्य करने वाली है, वो सभी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के या फिर जिस भी क्षेत्र की पंचायत होगी, वो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट, उस क्षेत्र की प्रोग्रेस पे काम करने वाली है कि भाई सही तरीके से विकास हो, सही तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन हो। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए उन्हें पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई पैसा होगा तभी तो वो सारे कार्य कर पाएंगे। तो अब इनके जो पैसों का रिसोर्स होगा, कहाँ से इनके पास पैसा आएगा, आर्टिकल 243H हमें इस बारे में बताता है। बेसिकली इनके पास जो पैसा आएगा वो एक तो टैक्सेस से आएगा, कुछ तरीके के टैक्स का कलेक्शन ये करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी राज्य सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो इन्हें कुछ तरीके के ग्रांट्स यानी कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। बेसिकली जब राज्य सरकार का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी, कुछ अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड जो है डिसाइड की जाती है कि हम इस पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए इतने पैसों का एलोकेशन करेंगे, ताकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी भी गांव में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है या फिर पानी की समस्याएं हैं, तो उन चीज़ों का निवारण करने के लिए, उन चीज़ों के समाधान के लिए राज्य सरकार यहाँ पे इन्हें कुछ फाइनेंशियल एड यानी कि पैसों की मदद प्रदान करती है, ताकि ये अपने ग्रामीण क्षेत्र की या फिर अपने पूरे इलाके की ये जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। तो यहाँ पे पैसा किस तरीके से आ रहा है पंचायत के पास? दो तरीके से। पहला तो टैक्सेस के द्वारा, दूसरा यहाँ पे ग्रांट्स यानी कि जो हमारी राज्य सरकार है वो इन्हें कुछ अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने वाली है। देन आर्टिकल 243I एंड आर्टिकल 243J क्या बताता है, चलिए देखते हैं। ये बताता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही क्या करती है, हमारे पंचायत के सभी इलेक्शंस को सुपरवाइज करती है। मतलब कि पंचायत के जब इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी कार्य होगा, जो भी फंक्शंस होंगे कि भाई किस तरीके से पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा, कहाँ कहाँ वोटिंग होगी, कहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, किस तरीके से वोटर लिस्ट को काउंट किया जाएगा, या फिर पंचायत से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उन सभी को कौन देखने वाला है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगी कि जो पंचायत के इलेक्शंस हैं वो सही तरीके से हो, फ्री इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस हो, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिले, पारदर्शिता देखने को मिले इलेक्शंस में, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को इलेक्शंस के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाए। देन इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। पंचायत के जो भी अकाउंट्स होंगे उन बातों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि भाई पंचायत को जो अकाउंट्स हम दे रहे हैं, अकाउंट में जो मनी है, जो फाइनेंशियल हेल्प हमें
हम इन्हें प्रदान कर रहे हैं उसका ये सही तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि हमने इन्हें गांव के विकास के लिए पैसा दिया है और पंचायत के जो मेंबर्स हैं उस फंड को, उस पैसे को अपने खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, बाकी गांव वालों तक उस फंड, उस हेल्प को ना पहुंचाएं। तो इन बातों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि पंचायत को जो भी पैसा, जो भी फाइनेंशियल नीड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, वो क्या हो, सही तरीके से उसका एलोकेशन हो, सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो। इन बातों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। देन मैं नेक्स्ट आर्टिकल की बात करना चाहूँगी जो है आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के हमें बताता है कि जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या पावर होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे हमें आर्टिकल 243 के अंडर बातें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे राज्यों के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। देन इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी सिग्निफिकेंस के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे PRI से रिलेटेड थे उन्हें डिस्कस किया, उन्हें समझा। हालांकि अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन आर्टिकल्स को एक बेहतर तरीके से लर्न करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए दिस वाज इट एंड दिस इज़ आवर वेरी लास्ट स्लाइड, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो PRI है उसके क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिले। सबसे पहला सिग्निफिकेंस, इट एम्पावर्स द रूरल कम्युनिटी टू टेक चार्ज ऑफ लोकल डेवलपमेंट। यहाँ पे देखने को मिला हमें कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें इस चीज़ की पावर दी गई, इस चीज़ की अथॉरिटी दी गई, जिससे कि वो लोकल डेवलपमेंट को और बेहतर बना सकें। क्योंकि जब हमारे राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके की पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करती है ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेक्स्ट में, उस चीज़ का एक बेहतर सुझाव या फिर एक बेहतर तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे रूरल लोग जो होते हैं, ग्रामीण कम्युनिटीज़ जो होती हैं, वही उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकती हैं। लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल से लेकर यहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिले और सभी पॉलिसीज़ का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए PRI का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। अब हमें यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से ही डेमोक्रेसी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब क्या कर पा रहे हैं, अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन पा रहे हैं बाय वोटिंग, बाय द इलेक्शन। अब हमें ग्रामीण क्षेत्रों पे भी इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, चुनाव देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को वोटिंग के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा चुन पाते हैं। तो जो हमारा PRI है, इसके इंट्रोडक्शन से यहाँ पे हमें ये सारे सिग्निफिकेंस मेजरली देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ PRI से रिलेटेड एक शॉर्ट क्विक रिवीजन था वो आज हमने किया। PRI से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, टॉपिक ऑफ डिस्कशंस थे, वो हमने समझा। PRI किस तरीके से कार्य करती है, PRI के क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से ऐसे अमेंडमेंट एक्ट थे जिसके द्वारा PRI का इंट्रोडक्शन हमारे देश में किया गया, ये सारी ही बातें हमने आज डिस्कस करी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो PRI के बारे में बताते हैं हमें। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में PRI के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स से लर्न करने वाले हैं, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स से उन सभी चीज़ों को याद करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द PRI पार्ट 2, जहाँ पे हम सारे ही आर्टिकल्स को एक बहुत ही फन वे में लर्न करेंगे, ताकि PRI के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको एक लंबे समय तक याद रहे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आपको सारी ही बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, and if you are enjoying the videos, please share the videos with your friends so that they can also connect to me on these sessions and learn the Indian polity like never before, because I definitely love teaching Indian polity and I am expecting it that you guys are also enjoying watching the videos of Indian polity by me. So if you like the video, please like the video, don't forget to subscribe to our channel जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। And apart from that, the most important thing for you is stay healthy and stay happy, because in that way only you can crack your examination in a better way. And I really wish you all the best for your future examination. And yeah, that's all for today's video. Stay healthy and stay happy. Thanks for watching.